नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 30 जून 2022 है और करंट अफेयर्स को देखेंगे तो लेट्स क्विकली स्टार्ट। आज का पहला टॉपिक जो है ये यूनियन कैबिनेट के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यूनियन कैबिनेट क्या है? प्राइम मिनिस्टर जनरली जो हैं वो हेड करते हैं और जो हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो इस कैबिनेट के पार्ट होते हैं। और यूनियन कैबिनेट जो है वो जब हम एग्जीक्यूटिव्स की बात करें ना, तो हमारे देश की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूनियन कैबिनेट। तो जनरली यूनियन कैबिनेट की जो मीटिंग होती है ना वो हर वेंसडे को होती है, राइट। वेंसडे शाम को कैबिनेट की मीटिंग होती है और यूनियन कैबिनेट ने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं। तो इसमें सबसे पहला डिसीजन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट PACS। कैबिनेट ने प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ का कंप्यूटराइजेशन जो है ये अप्रूव कर दिया है, राइट। तो PACS प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, अब नाम से ही पता चल जाता है कि खेती बाड़ी के लिए क्रेडिट, राइट, क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करने वाली ये सोसाइटीज़ हैं, राइट। एक प्रकार की कोऑपरेटिव्स है, नॉट एक प्रकार की, इट इज़ इनफैक्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। और हमारे देश में 63,000 जितने फंक्शनल PACS हैं और ये सारे के सारे जो हैं वो कंप्यूटराइज्ड किए जाएंगे। और इसके लिए सरकार ने 2516 करोड़ रुपीस जो हैं वो एलोकेट किए हैं। इसका बजट जो है वो इतना रखा है, इतने पैसे जो हैं वो इनके कंप्यूटराइजेशन में यूज़ किए जाएंगे। और इस डिसीजन से 13 करोड़ फार्मर्स को, हमारे देश के 13 करोड़ किसानों को फ़ायदा होगा। अब ये जो PACS है, जैसे हमने नाम में देखा, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, तो ये एक्चुअली क्या काम करती है? ये जो एक ग्रास रूट लेवल की कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, राइट। नंबर 1 पॉइंट इज कि ये, एक सेकंड, ग्रास रूट लेवल पर, राइट, एकदम विलेज लेवल पर काम करती है। दूसरी चीज़, ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म खेती बाड़ी की लोन्स जो हैं वो किसानों को प्रोवाइड करती है, ठीक है। ट्वीट करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने यह कहा कि जब कंप्यूटराइजेशन होगा तो इससे क्या होगा, पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा बढ़ेगी और अच्छी तरीके से ये जो PACS है वो अपनी सेवा किसानों तक पहुंचा पाएगी। कैबिनेट के ही डिसीजंस को हम डिस्कस करते हैं। दूसरे जो डिसीजंस लिए गए हैं, तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, अगेन यही कैबिनेट की ही एक प्रकार की कमेटी होती है, इकोनॉमिक चीज़ों पर डिस्कशन करने वाली या फिर डिसीजन लेने वाली जो कैबिनेट कमेटी हो उसको कहते हैं CCEA, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब एक डिसीजन लिया गया है कि हमारे देश में जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं हम, राइट, क्रूड ऑयल, अप्रूव्ड डीरेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे देश में जो भी क्रूड ऑयल पैदा होता है, अब इसका सेल जो है, इसको बेचना जो है वो डीरेगुलेट कर दिया है। रेगुलेट का मतलब, अगर किसी चीज़ को सरकार रेगुलेट कर रही है यानी कि सरकार के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। लेट्स से सरकार ने अगर सब्सिडी रखी है, राइट, कोई डिस्काउंट रखा है, तो ये सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। लेकिन डीरेगुलेशन का मतलब ये है कि अब इसको खुला छोड़ दिया है सरकार ने, अब इसके ऊपर किसी भी प्रकार का रेगुलेशन नहीं रखा है। The move will ensure marketing freedom for all exploration and production companies। जो E&PC, जो भी कंपनीज ऑयल को एक्सप्लोर करती हैं, ऑयल का प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज हैं, वो इसकी मार्केटिंग यानी कि इसको फ्रीली मुफ्त में नहीं, यानी कि विदाउट एनी रोक टोक, मार्केट में जो प्राइस चल रही है उस प्राइस में मार्केट में बेच पाएगी। इसमें किसी प्रकार की सब्सिडी या फिर डिस्काउंट्स जो सरकार से मिलता है ये सारी चीज़ें हट जाएगी। कॉम्पिटिटिव प्राइस में कंपनीज जो हैं E&PC इसको बेच पाएगी। ऑल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज विल नाउ बी फ्री टू सेल क्रूड ऑयल फ्रॉम देयर फील्ड्स इन डोमेस्टिक मार्केट। अब ये डोमेस्टिक मार्केट में डायरेक्टली क्रूड ऑयल जो है वो बेच पाएगी। और एक चीज़ है, एक्सपोर्ट्स जो है पहले भी अलाउड नहीं थे। जो डोमेस्टिक लेवल पर हम जो भी क्रूड ऑयल पैदा करते हैं तो इनको हम एक्सपोर्ट करने नहीं देते, क्योंकि हमारे देश को 80-85% जितना तो एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो इसमें हम क्या एक्सपोर्ट करें। तो एक्सपोर्ट करने पर पहले भी प्रतिबंध था, अभी भी प्रतिबंध है। यू कैन नॉट एक्सपोर्ट व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम इंडिया, ठीक है।
approved the categorization of Coalition for Disaster Resilient Infrastructure CDRI as an international organization. कैबिनेट ने ये जो CDRI है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में शामिल करने की परमिशन जो है वो दे दी है. अब इसका जो जब जब ये परमिशन दी जाती है ना, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं इस CDRI को, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऐसी इंस्टीट्यूशन को जब सरकार एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के तौर पर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जब अप्रूवल देती है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो यूनाइटेड नेशंस के प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट 1947 के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो उनके ऊपर एप्लीकेशन में आ जाते हैं. तो बहुत सारे एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं, छूट छाट जो हैं वो बढ़ जाती हैं, इम्यूनिटीज़ मिलती हैं, कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो CDRI को मिलेगी. CDRI जो है वो अपने एक्सपर्ट्स को अलग अलग देशों में, जो जहाँ पर डिज़ास्टर का रिस्क ज़्यादा है, तो वहाँ पर अपने एक्सपर्ट्स जो हैं उनको डिप्लॉय कर पाएंगे, उनको डिप्यूट कर पाएंगे, वहाँ पर भेज पाएंगे. इसके साथ दुनिया के अलग अलग जगहों से फंड्स जो हैं वो भी यूज़ कर पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे. अगर कंट्रीब्यूशन रिसीव करना है तो CDRI को कोई पैसा देना चाहता है इंस्टीट्यूशन, तो वो भी दे पाएगा. फॉरेन कंट्रीज़ एक्सेट्रा मेंबर कंट्रीज़ भी इनको दे पाएंगे. तो बहुत सारी छूट छाट जो है वो मिल जाती है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है. कैबिनेट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक MOU साइन हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ सिंगापुर. किस चीज़ पर? कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर सिंगापुर और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है हमारे देश की. तो ये इन दोनों के बीच में जो MOU साइन हुआ था, तो इसको कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है. इसके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हमारे देश की न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं, इस मंत्रालय और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IREA, इन दोनों के बीच में जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था, इसके बारे में भी कैबिनेट को अप्रेज किया गया है, यानी कि कैबिनेट को इन्फॉर्म किया गया है. दैट मीन्स कि कैबिनेट की इसमें सहमति है. और ये जो IREA है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अबू धाबी में है. ठीक है, अबू धाबी, दैट इज़ इन ऑफ कोर्स UAE. कल भी हमने UAE के बारे में बात की थी, आई एम श्योर आपको याद होगा. ये जो एग्रीमेंट है ये किस चीज़ को लेकर है? ये एग्रीमेंट इस चीज़ को लेकर है कि जो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें खास करके हमारे देश में, तो इसका जो एक एम्बिशन, लीडरशिप, नॉलेज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इजंट इट? अब एक दूसरा टॉपिक, उदयपुर में एक बहुत ही ख़तरनाक मर्डर केस हुआ है. एक व्यक्ति जो है उसका गला काटा गया और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम जो है वो पहुंच गई है उदयपुर, राजस्थान पहुंच गई हैं, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो NIA के द्वारा किया जाएगा और राजस्थान पुलिस जो है वो NIA की मदद कर रही है. जो राजस्थान के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं ML लाथेर साहब, तो उन्होंने ये कहा कि एक एक्यूज़्ड जो है उसको गिरफ़्तार किया गया है, और ये जो एक्यूज़्ड है 2014 में कराची गया था, पाकिस्तान गया था, और इस व्यक्ति के पाकिस्तान का एक टेरर ग्रुप है जिसका नाम है दावत इस्लामी, तो इसके साथ इसके कनेक्शन हैं, और 3 और लोगों को इसके इसमें पकड़ा गया है. जो लोकल लेवल का, जो लोकल एरिया का जहाँ पर यह मर्डर हुआ है, तो उस एरिया का जो SHO है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर जो हैं, उसको सस्पेंड किया गया है. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि ये जो कन्हैया लाल हैं जिसका गला काटा गया है, तो एक धमकी भरा वीडियो भी लॉन्च हुआ था, लेकिन पुलिस ने जो है वो कोई प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लिया, एंड यू कैन सी द एंड रिजल्ट विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. DGP ने सारे लोगों को कहा है कि शांति को बनाए रखे, और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग जो हैं वो भी की थी. 47th GST काउंसिल की मीटिंग हुई. फाइनेंस मिनिस्टर ने रेट रैशनलाइजेशन के बारे में, GST कॉम्पनसेशन जो राज्यों को दिया जाता है उसके बारे में, फिर इन्वर्टेड ड्यूटीज़ के बारे में, और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में बातचीत की. दोस्तों, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आई वुड रेकमेंड यू गाइस कि आप फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस की जो सीरीज़ हैं और
द हिंदू एनालिसिस की सीरीज़, या फिर आप इसको एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस की सीरीज़ जो हैं उसको देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियोस तो पुराने जो वीडियोस अवेलेबल हैं उनको देखिएगा ज़रूर। नए वीडियोस जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। आई एम श्योर जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मैंने इन्फॉर्म भी किया था कि मुझे इंजरी हुई है, बैक इंजरी, तो उसकी वजह से आई एम नॉट अलाउड बाय डॉक्टर्स टू वर्क फुल टाइम, लेकिन जितना भी वक्त मिलता है तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू डिलीवर एज मैनी थिंग्स टू यू एज पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही बेसिक हैं, तो इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ। राइट, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर तैयार किया गया था ताकि कैसीनो, फिर रेस कोर्स, ऑनलाइन गेमिंग जो है उसके ऊपर कितना जीएसटी लगाया जाए। तो इस चीज़ को लेकर काउंसिल ने ये कहा है कि फिर से आप कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो हैं उसको देखिए और इसके इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करके जल्द से जल्द अपना रिपोर्ट पेश कीजिए। एलईडी लैंप्स, लाइट्स, फिक्सचर्स, इन सारी चीज़ों पर जो मेटल सर्किट्स हैं तो पहले 12% जीएसटी लगती थी, अब इसको 18% कैटेगरी में रखा गया है। सोलार हीटर्स जो हैं ये 5% जीएसटी अट्रैक्ट करते थे, अब 12% करेंगे। फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, मेट्रोज, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, क्रेमेटोरियम एक्सेट्रा, इस पर जो 12% लगता था अब 18% लगेगा। टेट्रा पैकिंग जो आते हैं तो उस पर पहले 12%, अब 18%, और कट एंड पॉलिश डायमंड्स पर पहले 0.25%, अब 1.5% टैक्स लगेगा। और ये सारे के सारे रेट्स जो हैं ये 18 जुलाई 2022 से एप्लीकेशन में आ जाएंगे। इसरो ने PSLV C53 को लॉन्च करने की डेट आज शाम 6 बजे, राइट, आज 6 बजे ये रॉकेट जो है वो लॉन्च होगा। इसमें 3 सिंगापुर के सैटेलाइट्स हैं। कहाँ से लॉन्च होगा? श्रीहरिकोटा, इसका जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है उसका सेकंड लॉन्च पैड जो है वहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा। और कौन सी फ़्लाइट है ये? PSLV C53 इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। और ये एक कॉमर्शियल मिशन है, पहला कॉमर्शियल, सेकंड डेडिकेटेड, नॉट पहला, सेकंड मिशन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। और ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी यानी कि सरकारी कंपनी है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत काम करती है। अभी तक PSLV ने 55 मिशंस में पार्ट लिया है और ये 4 स्टेज वाला एक रॉकेट है। एंड इट विल इंजेक्ट 365 किलो के जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है DSEO, इसको भी लॉन्च किया जाएगा। 570 किलोमीटर की हाइट, और ये हाइट जो है वो इक्वेटर से नापी जाती है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दी हैं। 6 अगस्त 2022 को वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे। एंड लेट मी टेल यू कि हमारे देश में जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा देखे जाते हैं। और ECI ने जो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं उनको रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर डिक्लेयर किया है। आर्टिकल 66 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के साथ वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के साथ डील करता है। और इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि कौन इसमें वोट दे पाएगा, मैं और आप नहीं दे पाएंगे वोट इसमें हमारे जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं और लोकसभा के मेंबर्स हैं वही वोटिंग करते हैं। तो हमारे देश में 233 इलेक्टेड राज्यसभा के मेंबर्स हैं, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और 543 इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा के। तो टोटल कितने लोग? 788 लोग जो हैं वो वोटिंग करेंगे। हर एक व्यक्ति के वोट की कीमत जो है वो एक ही होगी, राइट। तो 788 वोट जो है, जिसको मैक्सिमम वोट मिलेंगे वो हमारा नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश के बन जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 66, ये चीज़ आप याद रखना। अमरनाथ श्राइन की यात्रा जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो CEO जो हैं श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के, उन्होंने कहा है कि अब ये बोर्ड ने RFID टैग्स यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स इश्यू किए हैं। जो भी लोग इस यात्रा पर जा रहे हैं उनको ये टैग जो हैं वो पहनने पड़ेंगे। और यू कैन सी कि ये टैग का इस्तेमाल बहुत अच्छा होगा कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पर खो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको लोकेट करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। इसी के साथ साथ सरकार ने एक यात्रा 22 मोबाइल ऐप और एक वेबसाइट yatra22.com लॉन्च की है। और इसमें श्री अमरनाथ यात्रा में जो पार्ट लेने वाले लोग हैं, जो यात्री हैं, तो उनकी हेल्थ और ये सारी चीज़ें, और उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पर हैं, ये सारी चीज़ें, और इमरजेंसी के टाइम पर भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को ट्रैक करने में, आइडेंटिफाई करने में काफ़ी इजी रहेगा। तो ये यात्रा 22 किस चीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं? तो इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप जो ट्रैक करती हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को। ये अमरनाथ यात्रा के साथ जुड़ी हुई हैं, ये चीज़ जो है वो आप याद रखना।
इंडिया के जो एम्बेसडर हैं टू चाइना, इनका नाम है प्रदीप कुमार रावत, यानी कि हमारे जो राजदूत हैं चाइना में उनका नाम है प्रदीप कुमार रावत साहब। और उन्होंने कहा है कि सितंबर 2022 में पहली बार भारत SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बनने वाला है। फिलहाल प्रेसिडेंट जो है वो उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान की टर्म सितंबर में ख़त्म होगी और तब उसके बाद भारत जो है वो पहली बार SCO का प्रेसिडेंट बनेगा। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करना। आई सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।